सुप्रभात प्रिय छात्रों। आज हम अपनी हिंदी की अगली कक्षा में पुनः वही अध्याय पढ़ रहे हैं जो अध्याय हमारा पिछली कक्षा में बाकी रह गया था, जिसका शीर्षक है संगीत की दुनिया। संगीत की दुनिया में हमने पिछले अध्याय में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ समझा। गुप्त काल में किस तरीके से संगीत को महत्व दिया गया, किस तरीके के वाद्य यंत्र शुरू हो गए थे, उसी के आगे हम ये पढ़ने जा रहे हैं। दक्षिण भारत के प्राचीन तमिल साहित्य में जिस संगीत का उल्लेख किया गया उसे भक्ति आंदोलन से बल मिला। आज भी दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत की विशेष पहचान है। आगे चलकर जब भारत में मुस्लिम सभ्यता का आगमन हुआ तो फारस और अरब के संगीत का प्रभाव भारतीय संगीत पर पड़ा। 14वीं शताब्दी के आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि अमीर खुसरो महान संगीतज्ञ भी थे। अरब और फारस के संगीत का भारतीय संगीत से मेल करके अमीर खुसरो ने संगीत की नई धुनों और कुछ ताल वाद्यों का आविष्कार किया। कहते हैं तबला भी उन्होंने ही बनाया। लेखक बता रहे हैं कि जैसे जैसे संगीत का विकास होता गया और जो हमारी पौराणिक चीज़ों में या प्राचीन इतिहास में संगीत के बारे में पढ़ने को मिलता है, उसके अनुसार दक्षिण भारत में तमिल साहित्य जैसे विकास की ओर बढ़ता गया था और उससे भक्ति आंदोलन, जब भारत में चारों ओर एक भक्ति की सी लहर सी चल गई थी और सभी ने अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ा था, तो भगवान की भक्ति उस समय संगीतमय तरीके से की जाती थी। उनकी आराधना एक संगीतमय तरीके से थी, तो उससे संगीत के विकास को और एक विशेष बल मिल गया था। दक्षिण भारत का जो एक हिस्सा है वो अपने संगीत के लिए विशेष रूप से विश्व में जाना जाता है। उसके बाद मुस्लिम सभ्यता का आगमन हुआ उस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो, जिन्होंने संगीत को एक विशेष महत्व दिया, उन्होंने अपने ज्ञान से नए नए वाद्यों का आविष्कार किया और नए नए सुर और ताल का आविष्कार किया। माना जाता है कि तबला भी उन्होंने ही बनाया था। 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह ने गायन की ध्रुपद शैली के विकास में विशेष योगदान दिया। मुगल बादशाहों के शासनकाल में संगीत का तकनीकी दृष्टि से बहुत विकास हुआ। तानसेन, बेजू बावरा, उस्ताद नियमत खां जैसे महान संगीतज्ञों के अथक प्रयासों से संगीत को बादशाह के दरबार में भी सम्मान मिलने लगा। इसी काल में मंदिरों में गाया जाने वाला भक्ति संगीत भी लोकप्रिय हुआ। सूरदास, नंददास, मीराबाई जैसे कवियों की रचनाओं को भारतीय रागों में गाया गया। 19वीं सदी में देश भर में फैले राष्ट्रीय आंदोलन में संगीत, नृत्य और नाटक राष्ट्रीय भावनाओं के प्रचार के माध्यम बने। देश प्रेम के गीतों को राष्ट्रीय जलसों में गाया जाने लगा। इसी समय भातखंडे और विष्णु दिगंबर जैसे संगीताचार्यों ने भारतीय संगीत में प्राण फूंकने का बीड़ा उठाया। 1916 में बड़ौदा में पहला संगीत सम्मेलन हुआ। हिंदुस्तानी संगीत सिखाने वाले कॉलेज और गंधर्व महाविद्यालयों की स्थापना होने प्रारंभ हो गई। लेखक बताते हैं कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह ने ध्रुपद शैली का गायन में विशेष योगदान दिया। मतलब ग्वालियर के जो राजा थे उस समय जो ध्रुपद शैली का निर्माण हुआ था उसके विकास में महाराजा ने बहुत योगदान दिया, यानी बहुत सहयोग किया था। और तकनीकी दृष्टि से भी इसी समय पर संगीत का विकास हुआ। इसी समय पे हमारे भारत के बहुत बड़े बड़े संगीतकार जैसे कि तानसेन, बेजू बावरा, उस्ताद नियामत खां जैसे कलाकार हुए थे, जिन्होंने बहुत अथक प्रयास किया। अथक यानी बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, जिसकी वजह से बादशाह के दरबार में भी संगीत को महत्व और सम्मान मिलने लगा था। इसी तरीके से भक्ति काल में सूरदास, नंददास, मीराबाई, कुंभन दास ऐसे महान कवि हुए थे, जिन्होंने भी संगीत को चारों ओर फैलाया। इसी क्रम में जब आगे हमारा संगीत की यात्रा बढ़ी तो राष्ट्रीय आंदोलन में संगीत को महत्व रहा है। संगीत की वजह से जब लोगों को जागृत करने के लिए जो गायन शैली में लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को गायन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, गीतों के माध्यम से
सच्चाई बता बता कर लोगों में जोश भरा जाता था। इसी तरीके के और इसी वजह से भातखंडे और विष्णु दिगंबर जैसे बड़े बड़े संगीताचार्य थे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में प्राण फूंकने यानी जान डालने का बीड़ा उठाया। बीड़ा उठाना अर्थात जिम्मेदारी को निभाना, प्राण फूंकना यानी किसी चीज को जीवंत कर देना, उसमें जीवन डाल देना। और इसी वजह से हमारे भारत में संगीत सिखाने के लिए बड़े बड़े कॉलेज और गंधर्व महाविद्यालयों की स्थापना की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। इसी के साथ ही भारतीय संगीतकों व अनेक देशों में अनेक कलाओं का प्रदर्शन आरंभ कर दिया। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की ओर से विदेशों में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करके वहाँ संगीत देने की व्यवस्था की गई। भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा दो धाराओं में विकसित हुई। दक्षिणी भारत में कर्नाटक संगीत तथा देश के शेष भागों में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति प्रचलित हुई। दोनों ही पद्धतियों में 7 स्वर और 22 सूक्ष्म नाद माने गए। भारतीय संगीत में राग और ताल का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन में ध्रुपद, धमार, ठुमरी और ख्याल अधिक लोकप्रिय हुए। श्रृंगार, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, इन सभी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अलग अलग राग हैं। विगत कुछ वर्षों में सुगम संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ है। शास्त्रीय संगीत के स्वर और तानों के स्थान पर इसमें भाव पक्ष को प्रधानता दी जाती है। भजन, गीत, गजल, कव्वाली के माध्यम से सुगम संगीत जन जन तक पहुंचा है। सुगम संगीत के साथ ही लोकगीतों की भी अपनी विशिष्ट परंपरा रही है। जन जीवन से जुड़े पर्व, उत्सव, विवाह, जन्म, कटाई, बुआई के साथ ही प्रतिदिन की आशा निराशा का मनोहारी रूप हमें लोकगीतों में देखने को मिलता है। गुजरात का गरबा, राजस्थान का घूमर, बंगाल में मटियाली, उत्तर प्रदेश और बिहार का बिरहा, महाराष्ट्र की लावणी, सभी लोकगीतों के माध्यम से जन जन तक पहुंचे हैं। लेखक ने बताया है कि धीरे धीरे संगीत अपनी विकास की यात्रा पर आगे बढ़ता गया और ये विकास की यात्रा वहाँ तक पहुँची कि संगीत भारत से निकलकर विदेशों में भी पहुँचा और विदेशों में भी हमारी सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना हुई। उसके बाद भारतीय संगीत दो धाराओं में विभाजित हो गया, एक दक्षिण कर्नाटक शैली में और शेष सारे भारत में हिंदुस्तानी पद्धति। इन दोनों ही पद्धतियों में 7 स्वर, 22 नाद तथा 22 सूक्ष्म नाद माने गए और इन भारतीय संगीत में ताल का, सुर का, लय का विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा। उसमें भी गायन में ध्रुपद, धमार, ठुमरी इनको अधिक लोकप्रिय हुए हैं तथा हमारे संगीत में श्रृंगार, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, इन भावनाओं को व्यक्त किया गया। धीरे धीरे हम लोगों के बीच में सुगम संगीत विशेष रूप से लोकप्रिय हो गया, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी भावनाओं को गायन के माध्यम से अपने लोगों के समक्ष रखने लगा। इसी के साथ हमारे भारत में हर एक उत्सव का, हर एक कार्यक्रम का यानी संगीत दैनिक जीवन में जुड़ता गया। जन्म के समय गायन शैली शुरू हो गई, कहीं शादी के कहीं फसलें कट रही है, यानी हमारे जीवन में हर एक चीज संगीत के साथ जुड़ती गई और हमारा जीवन संगीत के बिना अधूरा सा होने लग गया है। इसी के साथ ही हमारा भारत अलग अलग राज्यों में विभाजित है, लेकिन और हर एक राज्य की अपनी एक विशेष शैली या एक विशेष गायन शैली है। हर एक प्रदेश का विशेष नृत्य और विशेष गीत प्रचलित रहता है। इसी के साथ लेखक ने संगीत का वैज्ञानिक महत्व भी बताते हुए बताया है कि वैज्ञानिक के हिसाब से भी हमारे जीवन में संगीत की बहुत बड़ी महत्वता है। संगीत के द्वारा कई जगह अब चिकित्सा पद्धतियाँ भी जुड़ चुकी हैं। संगीत से मानसिक रोग ठीक हो जाते हैं। इसी को आगे अपने पैराग्राफ में, गद्यांश में लेखक ने बताया है। संगीत के मानव मन की भावनाओं से जुड़े होने के कारण वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में हमें चिकित्सा विज्ञान से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। संगीत में मानव को एकाग्रचित करने की अपूर्व क्षमता है। वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं कि संगीत के प्रभाव से पशु पक्षियों का व्यवहार बदल जाता है।
अनुकूल संगीत के वातावरण में पेड़ पौधों का अच्छा विकास होता है और वे बेहतर फसलें देते हैं। इसका कारण यह है कि प्रकृति प्रदत्त प्रत्येक तत्व नैसर्गिक रूप से संगीत से जुड़ा है। इसमें थके जनमानस को आराम देने की अद्भुत क्षमता है। लेखक ने अंत में अपने इस लेख में संगीत का जो एक महत्वपूर्ण पहलू हमें बताया है कि संगीत के बिना हमारा जीवन अधूरा है और उसके पीछे बहुत कुछ कारण है, क्योंकि एक थके हुए मन को आराम देने का, सुकून देने का काम जितना संगीत कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। उसी तरीके से लेखक का मानना है कि पशु पक्षियों का व्यवहार तक, जो हम जिसे जानते हैं कि कम समझते, हमारी तरह समझदार नहीं है, ऐसे पशु पशु पक्षियों का व्यवहार तक संगीत की वजह से बदल जाता है। इसी के साथ हमारा अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।